स्वागत है। हम एसआई बैच लॉन्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में जो अभी हाल ही में सूबेदार एसआई के लिए जो भर्ती होने वाली है, इसके लिए उसका सिलेबस जारी किया गया है मुख्य परीक्षा का। तो हम यहाँ पे मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैं आपको हिंदी लैंग्वेज के पाठ्यक्रम के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या विषय लिखा हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता। तो एसआई के मेंस के सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। इसमें हिंदी के लिए 125 नंबर और अंग्रेजी भाषा के लिए 75 मार्क्स किया गया है। तो हम इतना तो यहाँ पे हम देखते हैं हिंदी भाषा के लिए कितना 125 नंबर है और अंग्रेजी भाषा में कितना है 75 नंबर है। मतलब ये इस सिलेबस का टोटल 3 पेपर हैं 200 नंबर के। तो 200 नंबर का पेपर हमारे केवल लैंग्वेज में है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सिलेबस को समझ लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्यों क्या है, क्योंकि अगर हम सिलेबस को समझ लेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। कई बार अननेसेसरी चीज़ों को भी पढ़ना हमारे लिए क्या होता है, नुकसान करता है। तो अभी जैसे समय कम है और एग्जाम होने की संभावना है, तो हम क्या करते हैं, सिलेबस को जान लेते हैं अच्छे से कि सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि सिलेबस जितना क्लियर होगा उतने अच्छे से हम पढ़ पाएंगे और अनयूजफुल चीज़ों को हम छोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम हिंदी भाषा के सिलेबस को देखेंगे कि हिंदी भाषा के सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन हिंदी भाषा के सिलेबस में क्या लिखा है, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें हिंदी भाषा को देखना पड़ेगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी भाषाओं से उसका विकास हुआ, उसको हम देखेंगे, उसका विकास क्रम देखेंगे। और अन्य भाषाओं में जैसे हमारी अवधी है, ब्रिज भाषा है, या फिर जैसे वो बोली, ये सब बोली में भी आती हैं। और संविधान की जो 22 भाषाएँ जो अनुसूचित हैं, उनमें कौन कौन सी भाषाएँ, उनका हम देखेंगे कि क्या क्या विकास है और उनसे लिपियों का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है, उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे फिर हम देखेंगे। और तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। तो जैसा कि हम देख सकते हैं नीचे में आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे कन्नड़। तो यहाँ पे ये है, हमें समझ में आ रहा है कि कन्नड़ भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी के रूप में विकसित हुई। तो यहाँ से हमें एक समझ में आ गया कि हाँ भाई, दूसरी लैंग्वेज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे हम सिलेबस में देखते हैं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो यहाँ पे केवल हिंदी नहीं है, अन्य भारतीय भाषाएं जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है। तो अगर उनसे भी रिलेटेड कोई लिपि है या भाषा है तो उससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था। हम और कई टाइप के एग्जाम मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में। जितने भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, हर क्वेश्चन तो बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है जिसमें हम सिलेक्शन श्योर कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ। इसके बाद हमारे सिलेबस में लिखा हुआ हिंदी वर्णमाला और व्याकरण। ठीक है, तो वर्ण से क्या बनेगी, वर्णमाला। और फिर आगे जाके अपन क्या देखेंगे, व्याकरण देखेंगे। व्याकरण में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय वगैरह आएंगे, तो उनको अपन को पढ़ना है। तो वर्णमाला में हम देखेंगे कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, स्वर क्या होता है, व्यंजन का होता है, स्वर वर्णों का प्रकार देखेंगे, व्यंजन वर्णों के प्रकार देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछता है कौन से स्वर वर्ण है, कौन से व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्णों का प्रकार मात्रा के आधार पर क्या है, ठीक है, मतलब स्वरों का प्रकार मात्रा के आधार पे क्या है, उच्चारण के आधार पे क्या है, ठीक है, मुख के खुलने के आधार पे क्या है। तो ये हम सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर व्याकरण के भी सारी चीज़ देखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, एक एक चीज़, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से वाक्य में कौन सा विशेषण है, कौन सा संज्ञा है। ठीक है, तो ये अपन एकदम देखेंगे। इसके बाद अब सिलेबस डिस्कशन का करने का कारण देखते हैं और आगे यहाँ पे पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द से हम प्रायः परिचित होते हैं, क्योंकि स्कूल्स वगैरह में भी हम पढ़ते हैं या हिंदी में जब भी पढ़ते हैं तो हम पर्यायवाची शब्दों से परिचित होते हैं। विलोम से भी हम परिचित होते हैं, मतलब पर्यायवाची का मीनिंग है समानार्थी शब्द। एक ही शब्द के जो समानार्थी हैं वो पर्यायवाची होते हैं। विलोम का क्या होता है, जो विपरीत अर्थ व्यक्त करता है। जैसे सीधा का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अर्थ का हो जाता है इति हो जाता है। जैसे अर्थ का मीनिंग होता है प्रारंभ, तो इति का क्या होता है, समाप्त होता है। तो इस टाइप से जो विलोम मतलब विपरीत अर्थ, तो इनसे हम प्रायः परिचित होते हैं। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है एकार्थी शब्द।
तो ये थोड़ा सा हमारे सिलेबस से के हिसाब से हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो केवल एक अर्थ व्यक्त करते हैं। अब आप बोलेंगे, जैसे कई बार हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, यहाँ पे है आयु है और एक शब्द है अवस्था। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये दोनों शब्द क्या हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पे ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये एकार्थी शब्द है। दोनों का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे हम आयु किसी के लिए भी यूज कर देते हैं कि किसी की आयु क्या है, 18 वर्ष है या 20 वर्ष है, लेकिन यहाँ पे आयु शब्द का अर्थ क्या होता है, जो जीवन पर्यंत व्यक्ति जितने साल जीता है या जितनी आयु होती है उसकी मरणोपरांत, वो उसको हम आयु बोलते हैं। जैसे कोई 80 साल जिया तो उसकी आयु को बोलेंगे हम 80 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में मान लो जैसे मेरी आयु 25 साल है, 30 साल है, तो उसको अगर मैं बोलूंगा तो वो अवस्था होती है, वो आयु नहीं होती है। तो यहाँ पे अवस्था मान लो मेरी 30 वर्ष है, तो अगर मैं 30 वर्ष कहूँ तो ऐसे बोलूंगा भैया मेरी अवस्था 30 वर्ष की है। और अगर मैं जीवन पर्यंत 60 साल जीता हूं तो मैं मेरी आयु 60 वर्ष रही, इस टाइप से होता है। तो ये एकार्थी शब्द होते हैं कि शब्द का एक ही अर्थ होता है, आयु और अवस्था। तो इस टाइप के ये मीनिंग अपन को समझना है कि एकार्थी शब्द क्या है। अगर हमें 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, कौन सा एक ही अर्थ व्यक्त करता है, तो आयु देगा, अवस्था देगा, आयु या अवस्था में से देगा, और उसमें से एक पर्यायवाची लिखेगा, तो उसको अपन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा, ऐसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिलेबस में थोड़ा सा इसकी अलग मीनिंग थी, इसलिए बताना आवश्यक लगा। ठीक है, इसके बाद तत्सम तद्भव है, तो इसको हम देखेंगे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम सामान्यतः संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव उनसे उत्पन्न होते हैं। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है वो उपसर्ग होता है, और जो बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। संधि समास के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, वर्णों के मेल से संधि होगी, शब्दों के मेल से समास होगा, ये सब हम डिटेल में देखेंगे और आप लोग भी इससे पहले परिचित होंगे, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल अलग मेरे को दिखेगा उसके बारे में बताते जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद हिंदी लोकोक्तियां, मुहावरे, इनको भी जानते हैं अपन, इनसे भी परिचित हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सी लोकोक्तियां हैं या कौन से मुहावरे हैं। ठीक है, तो हम लोकोक्तियां और मुहावरे के बारे में काफी डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर में सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता। यहाँ पे कहीं भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है, लेकिन ये देखिए सिलेबस में अगर हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियां और मुहावरे। ठीक है, तो इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जैसे लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ठीक है, उल्टा पुल्टा भय संसार, नाव के मुड़ा मुड़े लोहार। तो इस टाइप से हमें एक आठों एग्जाम्पल देखना है ना। और इसके बाद फिर है त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द को हम देखते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, तो अनेकार्थी शब्द से भी थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है, पर्यायवाची से, पर्यायवाची में क्या होता है, उसी के समानार्थी शब्द होते हैं, और यहाँ पे कई शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसे एक शब्द लेता हूं मैं यहाँ पे, आम। ठीक है, तो आम का मीनिंग होता है, एक सेकेंड ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो आम का जैसे मीनिंग और अनेकार्थी, अनेक अर्थ कैसे व्यक्त करेगा, तो आम का जो सामान्य मीनिंग, आम का जो सामान्य मीनिंग होता है वो क्या होता है, एक मीनिंग हो सकता है इसका प्रचलित हो सकता है, एक हो सकता है इसका साधारण हो सकता है। ठीक है, और एक क्या होता है जो हम अभी गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक फल भी तो होता है आम। तो ये अनेकार्थी शब्द आपको ये अलग अलग टाइप से पूछेगा। ठीक है, एक आम लिखा है, ये एक फल, एक फल। तो ये अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे, तो इनको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद वाक्य संशोधन है, तो इनको हम जानते हैं, बचपन से यूज करते आ रहे हैं कि शब्दों को शुद्ध कैसे करते हैं। जैसे राम आटा पिसवाने जाता है, तो आटा तो अपन को पता है पिसवाया नहीं जा सकता, गेहूं पिसवाने जाता है। तो इस टाइप से कुछ कुछ अपन देखेंगे, बहुत सारे वाक्यों को देखेंगे कि क्या क्या शुद्धि है। कभी कारक की अशुद्धि होगी क्या, कभी लिंग के आधार पर अशुद्धि होगी, तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद कारक है,
सिलेबस में। तो कारक अपन देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है। पिछले बार के एसआई के अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें कारक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर लिंग, क्या लिंग देखेंगे अपन कि स्त्रीलिंग है क्या है, पुल्लिंग क्या है। अपन जानते हैं व्यापम में एग्जाम में जब भी हुआ है तो लिंग से क्वेश्चन आए हैं कि हाँ निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो सिलेबस में फिर लिखा है वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, कुछ अलग नहीं है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लोग जो यूज करते हैं वही क्या होता है, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण। दोनों की मीनिंग सेम है। जैसे एक शब्द मैं बताता हूं आपको, जैसे वह जो अपने हाथों को तेजी से चलाता है, तो उसका मीनिंग होता है क्षिप्रहस्त। तो ये उसी टाइप से है कि एक आपको वाक्य का अंश दिए रहेगा, उसके लिए अपन को क्या करना है, शब्द का निर्माण करना है, ठीक है। इसके बाद रस, छंद, अलंकार हम लोग स्कूल टाइम से परिचित है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अपन पढ़ेंगे कि रस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से रस हैं। रसों के बारे में कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसको देख लेंगे अपन, क्योंकि कई एग्जाम में एक बार व्यापम में पूछा हुआ है। विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने रस के बारे में बोला है, रसात्मक वाक्यम काव्यम। तो इस टाइप से मतलब क्वेश्चन आता है तो उसको पूछ लेता है एग्जाम में। इसके बाद छंद है, अलंकार है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन अपन को देखना है, ठीक है। तो छंद में अपन देखेंगे जितने भी उनके प्रकार हैं, दोहा है, सोरठा है, रोला है, तो सारी चीज़ों को अपन देखेंगे। फिर अलंकार को देखेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के कौन कौन से भेद हैं, ठीक है। और फिर क्या है अलंकार का, उनमें उनके प्रकारों को अच्छे से अपन समझेंगे। मेन उदाहरण के तौर पे देखना है, क्योंकि ये जो तीनों हैं तो यहाँ पे क्या है, रस और अलंकार में उदाहरण दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा कि कौन सा रस है या कौन सा अलंकार है। तो ये चीज़ को अपन अब काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में बताया गया है। जैसे हिंदी के एक कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, उनकी रचनाओं के बारे में पूछ लेगा, या लेखक हैं जैसे जयशंकर प्रसाद, उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे, है ना। तो उनकी जितनी भी रचनाएं, या पृथ्वीराज रासो किसकी रचना, ऐसे करके पूछेगा, रचना दे देगा या लेखक के नाम। तो यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन अपन को प्रिपेयर करना पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखो यहाँ पे फिर टॉपिक दिया है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी हिंदी और छत्तीसगढ़ी रचनाएं। मतलब छत्तीसगढ़ के जितने भी लेखक हैं उनकी अपन को हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों रचनाओं को पढ़ना है। इसके बाद एक टॉपिक फिर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, संक्षिप्तीकरण। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि संक्षिप्तीकरण तो यार जब भी हम पैसेज वगैरह पढ़ते थे तो उसका 1/3 लिखते हैं, वही संक्षिप्तीकरण होता है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा, तो यहाँ पे मैं एक उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे निम्न अनुच्छेद का संक्षेपण कीजिए लिखा है, दूसरों को उपदेश देने वाले दुनिया में बहुत हैं, परंतु ऐसे लोग कम हैं जो स्वयं को उपदेश देते हैं और स्वयं को सुधारते हैं। अधिकांश व्यक्ति स्वयं बुराइयों से घिरे रहते हैं लेकिन औरों को ठीक रहने की सलाह देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन छल कपट से परिपूर्ण होता है। इस टाइप से आपको दे सकता है और उसका फिर आपको क्या करना पड़ेगा, संक्षेपण ऐसे 4 ऑप्शन देगा। सब दिन रहत ना एक समाना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, साज को आँच नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इजीली डिटेक्ट हो रहा है, उसको पढ़ोगे तो उपदेश से रिलेटेड है, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अलग था, तो इसका एग्जाम्पल देना जरूरी था जिसमें आप लोग के क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद है वाक्य भेद। तो वाक्य भेद देखेंगे हम, रचना के आधार पे होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं, विस्मय बोधक, विधिवाचक। तो अपन ये सारे वाक्यों के प्रकार को देखेंगे। इसके बाद एक शब्द युग्म है, ये भी थोड़ा सा नया लग रहा होगा आपको, लेकिन शब्द युग्म कुछ नहीं है, ये आपका समुच्चारित शब्दों को बोलते हैं अपन, क्या, शब्द युग्म। अभी एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा दे देता हूँ आप लोग के लिए समुच्चारित शब्द का, ठीक है। तो यहाँ पे समुच्चारित का जैसे शब्द युग्म लिखा हुआ है, तो शब्द का युग्म, शब्द युग्म देखते हैं अपन, जैसे कंकाल, ठीक है, और एक है कंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मीनिंग उसके पेयर में लिखा होगा। कंकाल का क्या होगा, शारीरिक ढांचा, शारीरिक ढांचा, और कंगाल का क्या हो जाता है अपन को पता है, मीनिंग गरीब। तो ये इसी टाइप की 2 वर्ड दिए रहेंगे, ठीक है, जिनकी मीनिंग के आधार पर अपन को फिर पूछेगा। इसके बाद अगला टॉपिक है काव्य बोध। तो काव्य की परिभाषा देगा, मुक्तक काव्य क्या होता है, मतलब काव्य की परिभाषा से रिलेटेड पूछेगा, ठीक है, मतलब उसकी परिभाषा पूछेगा काव्य की, लेकिन जनरली उससे ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा कम बनता है। उसके मेन भेद टाइप से पूछेगा कि टाइप कौन कौन से होते हैं। मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, 2 पर्टिकुलर अपने टॉपिक में लिखा हुआ है। फिर अगर प्रबंध काव्य का और लिखा है यहाँ पे देखिए, महाकाव्य और खंड काव्य, तो ये सब अपन डिटेल में देखेंगे। इसके बाद है गद्यांश लेखन। तो यहाँ पे सेम वैसे ही है संक्षिप्तीकरण का, जैसे अपन देखे ना एक पैसेज टाइप दिया हुआ था, ऐसी सेम यहाँ पे पैसेज दिए रहेगा। तो उससे शीर्षक से रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन देगा, सारांश
का देखो क्या करता है, फिर उसके बाद प्रश्न। तो इस टाइप से प्रश्न को भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, और सारांश लेखन का शायद आपको लिखने भी बोल सकता है, तो उसकी भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद पद्यांश का भी वैसे ही है, शीर्षक से रिलेटेड क्वेश्चन और प्रश्न, और साथ में सारांश लिखने का अगर थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, अभी क्लियर तो नहीं किया है, तो वहाँ पे सारांश लेखन का भी हो सकता है। बाकी ये मेन लग रहा है, मतलब जैसा अभी तक सिलेबस देखने में आ रहा है, अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है तो ये प्रश्न ही रहेंगे आपके पद्यांश से रिलेटेड कि इसके क्वेश्चन क्या है, तो वो अपन करेंगे। तो ये अपना हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन देखते हैं इंग्लिश के सिलेबस को। तो इंग्लिश के सिलेबस को अपन देखते हैं। तो इंग्लिश के सिलेबस में अपन देखते हैं सबसे पहले क्या है, एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग में क्या है, आपको एक टॉपिक दे देगा, उस पर एसे लिखना होगा। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या है, G20 का सम्मेलन हुआ, या कोई इन्वायरमेंटल कुछ चेंजेस हुआ है, पॉल्यूशन है, या आपके छत्तीसगढ़ के कल्चर पे बहुत ज़्यादा चलते रहता है, तो छत्तीसगढ़ के कल्चर पे एक एसे लिखने को दे देगा, आपको छोटा सा एसे लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि 75 मार्क्स है तो 10 या 15 नंबर का ऐसे होगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना होगा। फिर इसके बाद अगला टॉपिक लिखा है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो अपन को जो हिंदी का में एक लाइन वाक्य देगा उसको अपन क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। जो भी सेंटेंस देगा हिंदी में उसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और दूसरा लिखा है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो इंग्लिश की ट्रांसलेशन, इंग्लिश का जो लाइन वो दिया रहेगा सेंटेंस, उसको अपन को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। फिर टॉपिक दिया हुआ है टेंस। तो टेंस अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, इसमें भी पढ़ना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसमें फिर आगे उसके टाइप देखेंगे कि कौन सा इंडेफिनिट है, कौन सा कंटिन्यूअस है, तो ये अपन देखेंगे। इसके बाद मॉडल्स होते हैं, जैसे अपन यूज करते हैं शुड, कुड, ऑट टू, तो ये सब मॉडल्स देखेंगे। आर्टिकल भी अपन परिचित है इनसे, ए, एन, द, ठीक है। तो इनका यूज अपन देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में ए का यूज होता है, कौन से में एन का यूज होता है, कौन से में द का यूज होता है। इसके बाद वॉइसेस है, तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो उनका यूज देखेंगे। और जनरली एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वॉइस का अपन देखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे अपन। इसके बाद है नरेशन, तो नरेशन को भी देखेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से भी आप लोग परिचित हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑन, ओवर, अबव, बेनीथ, तो इस टाइप का अपन देखेंगे। यहाँ पे अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो क्या है बोर हो जाएंगे आप लोग भी। तो जब अपन आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो इनमें इनके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद फिर क्लॉजेस है, ठीक है, तो इसको भी अपन डील करेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस डिस्कशन था हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। तो हिंदी का मैं अपने साइड से जो भी मतलब आप लोग के डाउट क्लियर करने के लिए बताया हूँ, जो अलग था उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। बाकी सारी चीज़ों को अभी सिलेबस डिस्कशन का वीडियो था, तो जिनसे आप परिचय उनके बारे में बहुत ज़्यादा बताना संभव नहीं था, नहीं तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता। लेकिन एक सामान्य समझ आपको विकसित हो गई होगी कि हाँ हमें कैसे पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो ये अपना हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस की सामान्य डिस्कशन था। इसके बाद अपन देखते हैं, जैसा कि मैं बताया हमारी जो संस्था है की टू सक्सेस, ये क्या कर रही है, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का बेंच लॉन्च कर रही है, ठीक है। और इसका एक लोगो भी दिया गया है, अब की बार 2 स्टार। तो ये आपको अब की बार 2 स्टार का लोगो इसलिए है क्योंकि आपको 2 स्टार दिलाना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था छत्तीसगढ़ SI मेंस बैच लॉन्च कर रही है। 10 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं, और इसको आप जितना जल्दी चाहें रजिस्टर करा सकते हैं। ये की टू सक्सेस मेनली पहले नेट और JRF के लिए आप लोग इनसे परिचित होंगे, ये काफ़ी फेमस भी है। छत्तीसगढ़ में नेट और JRF का बहुत अच्छे से तैयारी कराती है, और काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन भी हुए हैं, चाहे आप नेट में देख लें, सेट में देख लें, या अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, इसके लिए काफ़ी फेमस है। तो अब हमारी संस्था एक और चीज़ में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराने जा रही है, ठीक है। तो इससे आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं और 2 स्टार प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ SI मेंस का रजिस्ट्रेशन ओपन है। हम लोग कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, ठीक है। और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आपको ऐप के द्वारा, ऑनलाइन अगर जुड़ते हैं तो ऐप के द्वारा टेस्ट मिल जाएंगे आपको, ऑफलाइन जुड़ते हैं तो संस्था आपको एवरी वीक आपको टेस्ट कंडक्ट कराएगी, ठीक है। हमारे कोर्स के बारे में क्या है, हर आप डाउट सेशन है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो आपको लाइव भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। जैसे जो ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं तो वो लाइव का तो फायदा लेंगे, साथ में उनको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे ताकि वो बाद में भी देख सकें, ठीक है। और हमारे कोर्स जैसा मैं बताया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों
को कवर करेगा। ठीक है, अब इसके बाद बताते हैं इनरोलमेंट या आपके एडमिशन लेने की पॉलिसी क्या है। तो जो फर्स्ट 30 स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे उन्हें 4499 में मिलेगा ये कोर्स। अगर उसके 30 के बाद वाले करते हैं तो उनको 5000 में मिलेगा। और इसके बाद जो 60 स्टूडेंट के बाद जो करते हैं उनको क्या मिलेगा, 6000 में ये कोर्स मिलेगा। तो जितना जल्दी आप इनरोल होते हैं उतना जल्दी आपको ये कम पैसे में मिलेगा और आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जल्दी जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो हमारा एड्रेस है कंचनगंगा फेज 2 डीडी नगर रायपुर, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और ये कॉल भी कर सकते हैं। ये दोनों नंबर व्हाट्सअप और कॉल दोनों में अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी, आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। बस आपको ये सर्च करना होगा की टू सक्सेस। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़िए और ऐसा ही बैच में अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और सफल होइए। इसी के साथ मैं अपना ये सिलेबस डिस्कशन का लेक्चर था उसको पूरा करता हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।